हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित, सौरभ, विशाल, आदित्य, रहमान, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। कंजंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जिन स्टूडेंट्स की पहली क्लास है ना, कंजंक्शन का पहला क्लास देखिएगा। ओके, कंजंक्शन का बेसिक्स मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आज हम अलग अलग तरह का कंजंक्शंस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कर दिया था, तो जिसकी क्लास छूट गई है ना, काइंडली वो पुराना कल वाला क्लासेस देखेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, मैं रिफ्रेश भी कर लेती हूँ एक बार। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जमशेदपुर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उड़ीसा। ओके, ऑडियो वीडियो ठीक है ना? सारे चैंपियंस को, ऑल ओवर इंडिया हमारे चैंपियंस, पिंक सिटी, सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, देखो शुरू के क्लासेस में ना थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड कर देना होता है, क्योंकि हर दिन नए नए स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में। तो जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं, पुराने क्या, अभी तो बैच शुरू ही हुआ है, जिन स्टूडेंट्स की पहली क्लास है, न्यू स्टूडेंट मतलब आज जिनकी पहली क्लास है, ठीक है, ये अचीवर्स 4.0 बैच है। इसमें आपको ग्रामर भी मिला है। ग्रामर आप 9:30 बजे आ रहे हो क्लास करने। एक आपको वोकैब भी मिला है और एक आपको प्रैक्टिस बैच भी मिला है। तो अभी हम प्रैक्टिस बैच की बात नहीं करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिला है और आपको प्रैक्टिस बैच लाइव भी मिला है, लाइव मेंस का। तो इसमें आपको प्रैक्टिस बैच में रिकॉर्डेड लाइव दोनों मिला। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास अभी आपको नहीं करना है। आपको कब करना है मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रामर की। ये बैच 25 से स्टार्ट हुआ था। तो पहला तीन दिन मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, ठीक है। एक मिनट, पहला 3 दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, ठीक है। आज 5वीं क्लास है और कल मैंने कंजंक्शन स्टार्ट किया था। कल मैंने कंजंक्शन स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, नेशनल हॉलीडे है। तो कल तो आपकी छुट्टी रहेगी। तो कल छुट्टी है, टुमारो इज अ हॉलीडे। दैट डजंट मीन कि आराम से हॉलीडे मनाओ। तो ओके, कल छुट्टी है, तो आप क्या करना कि जो जो स्टूडेंट्स का क्लास प्रीवियस छूटा हुआ है, तो आप क्या करना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, या तो ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप लाइव में आ रहे हो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लेना और कंजंक्शन का सिर्फ एक क्लास है वो खत्म कर लेना। मतलब एक क्लास कल मैंने लिया था। तो जो स्टूडेंट्स ने नया नया एडमिशन लिया है, अच्छी बात है। आज शाम को भी आपके पास टाइम है, आज शाम का टाइम है और कल भी टाइम है। इस दोनों में अब पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने 3 क्लास लिया है और अभी कंजंक्शन का एक ही क्लास लिया है। आज मैं दूसरा क्लास लेने वाली हूँ। तो आप कल पूरा ये पेंडिंग खत्म कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इक्विवेलेंट आ जाओगे, इक्विवेलेंट में आ जाओगे। और वो कैप का बैच तो ये तो रिकॉर्डेड है। तो मैंने बोला है कि वो कैप का एक टाइम बांध लीजिए, या आफ्टरनून 1 बजे आप, ये रिकॉर्डेड है। जैसे आप लोग को अभी 1 बजे भी एक बैच चलता है, तो आप लोगों को तो करना नहीं है वो बैच, जब मैं बोलूंगी तब करना है। तब तक तो आप 1 बजे फ्री हो। तो यहाँ पे इस समय आप वोकैब का रिकॉर्डेड क्लासेस 1.5 घंटे या 1 घंटे देखना, अपने से रूटीन बना लो। क्योंकि जब तक आप रूटीन नहीं बनाओगे ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। एकदम एक ही टाइम रखो वो कैप देखने का ना, अलग अलग टाइम नहीं रखना है, एक ही टाइम रखना है कि इस समय मैं वो कैप का रिकॉर्डेड बैच देखूंगा और 9:30 बजे तो मैं मैम के साथ लाइव आ ही रहा हूँ। और 1 बजे के समय बाकी सारे बच्चे जिनका कोर्स खत्म हो गया वो प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग तो अभी न्यू है तो हम वो कैप करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए ना, बता दिया स्टूडेंट्स को। और कोई भी पीडीएफ वगैरह मिलने में कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही है ना, एडमिशन के बाद पीडीएफ कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो इस नंबर पे मैसेज डाल देना या कॉल कर लेना। मैसेज डालोगे ज़्यादा अच्छा है, 9958358332। ओके, तो चलो कल मैंने कंजंक्शन स्टार्ट किया था, अब मैं कंजंक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो बच्चे हमारे नए हैं, कल वाली कंजंक्शन की क्लास देख लेना।
अदरवाइज आपको समझ में आ जाएगा। कल हम लोग क्या कर रहे थे, कल हम लोग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे, वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, विरोधाभास वाले में। जैसे मैंने बट करवाया था आपको, नेवरदीलेस किया था हमने। नेवरदीलेस का मतलब है फिर भी, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। हाउएवर का मतलब भी होता है हालांकि, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की फेल हो गया, वैसा वैसा था, ये किया था हमने। ठीक है, ये सारे कंजंक्शंस का एग्जाम्पल कल मैंने दिया था। ठीक है, आज हम ये करने वाले हैं, ये स्टेनो वाले एग्जाम में आया था, ये स्टेनो एग्जाम में आया था और ऑप्शन में दोनों था और दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। आप मुझे बोलोगे कि मैम, हाँ ये कर लिया था, हाँ, इसको नोट करोगे। ये जो इवन दो का मतलब होता है ना, इवन दो का मतलब है हालांकि, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फिर भी फेल हो गया। और इवन इफ यू वर्क हार्ड, इवन इफ बारिश होती है तो मैं बाहर जाऊंगा, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास वाले में। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा दूसरा नेगेटिव, या एक पार्ट नेगेटिव जाएगा दूसरा पॉजिटिव, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। लिखते जाओ। और स्टेनो के एग्जाम में दोनों आया था। और आप बोलोगे कि मैम दोनों कंजंक्शन तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, तो दोनों आ गया है, तो दोनों में अंतर क्या है पहले लिख लो। इवन दो में एक्शन कंप्लीट होता है, मतलब काम खत्म हो चुका है। बट इवन इफ का मतलब है अगर, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो इवन इफ में अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अज्यूम किया जा रहा है यदि ऐसा होता है, तो यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है। ये पहले लिखिए, फिर इस दोनों का एग्जैक्टली मतलब क्या है सेंटेंस के थ्रू समझ में आएगा। पहले आप इसको लिख लो। क्लास आपका मंडे से फ्राइडे होगा, ऑल्टरनेट कहाँ से हो जाएगा। जो आप लोग बोलते हो ना कि ऑनलाइन क्लास देखते समय नोट्स कैसे बना लेते हो, इतना तो टाइम दिया है, अब इतना टाइम में आप नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब है कि कुछ और भी ऐप्स वगैरह खोल के बैठे हो। जल्दी जल्दी आप नोट्स बनाने में एकदम 1.5 घंटा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे ऐप्स और वो सब मैसेजेस वगैरह ऑफ करके रखिए, फटाफट सिर्फ लिखने पे ध्यान दीजिए। हाँ, सेंटेंस दे रही, अब ये सेंटेंस देखना, इवन दो भी लगा है, इवन दो भी लगा है और इवन इफ भी लगा है, इवन इफ भी लगा। और इवन इफ एक ऐसा कंजंक्शन है ना जो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, और ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, एक पॉजिटिव जाएगा एक नेगेटिव, विरोधाभास वाले में। देखो उसने अपना जॉब खो दिया फिर भी वो ऑफिस में अपनी सेवा दे रहा था। ठीक है, उसने अपना जॉब खो दिया था, जॉब खोना नेगेटिव है, बट फिर भी वो ऑफिस में सर्व कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, ये पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव जा रहा है एक पॉजिटिव जा रहा है, तो सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट वाला है। और कॉन्ट्रास्ट में तो इवन दो का भी यूज होता है और इवन इफ का भी यूज होता है, लेकिन उसने अपना जॉब खो दिया था, ये एक्शन कंप्लीट है। और जब भी एक्शन जॉब खो दिया था फिर भी वो काम किया जा रहा था ऑफिस में, जब भी एक्शन कंप्लीट होता है ना तो हम इवन दो का यूज करते हैं, इवन दो का, इवन दो। दूसरा, दूसरा देखो, इवन इफ ही लूजेज हिज जॉब, अगर उसका जॉब लूज भी हो जाता है ना तो ही विल सर्व, वो फिर भी ऑफिस में सर्व करेगा, कर नहीं रहा है। देखो इवन इफ ही, अब इसमें तो जॉब खो दिया उसने, बट ये बोल रहा है कि इवन इफ उसकी जॉब चली भी जाती है ना फिर भी वो इस ऑफिस में काम करता रहेगा, अभी कर नहीं रहा है, करेगा। अभी जॉब गया नहीं है, अगर जॉब जाता है तो यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है, और एक्शन इनकम्प्लीट के लिए इवन इफ का यूज कर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, हैंड राइटिंग और वो सब मैटर नहीं करता है, फटाफट ऐसा नोट्स बनाना है सिर्फ आप ही समझ पाओ उसको।
हो गया। जहाँ पे ये यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है, ठीक है, इसलिए सॉरी यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है तो हम इवन दो लगाएंगे, इवन कंप्लीट एक्शन है, इवन दो लगाएंगे। बट यहाँ पे एक्शन कंप्लीट नहीं है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्शन, और इनकम्प्लीट एक्शन के लिए इवन इफ का यूज कर। दोनों की हिंदी का मतलब बता दीजिए। बताया तो था कि उसकी जॉब चली गई, फिर भी वो ऑफिस में काम कर रहा था, तो जॉब जाने का काम हो चुका है, तो एक्शन कंप्लीट है। और इवन इफ अगर उसकी जॉब चली भी जाती है ना, अभी गई नहीं है, फिर भी वो इस ऑफिस में काम करेगा, इनकम्प्लीट एक्शन है। कि हिंदी नहीं, हिंदी से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब मुझे ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। इवन इफ या इवन दो, even though it rained heavily। ये स्टेनो एग्जाम, ये मैंने इसलिए लिख लिया है ना, स्टेनो एग्जाम का एक क्लोज टेस्ट था, और क्लोज टेस्ट में ना इवन इफ भी ऑप्शन में था और इवन दो भी ऑप्शन में था। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, समानता है कि दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, ओके। लेकिन एक में एक्शन, इवन इफ में एक्शन इनकम्प्लीट है, और इवन दो में एक्शन कंप्लीट है। आप सेंटेंस को ध्यान से देख के पता लगाओगे कि क्या करना। इवन दो इट रेन्ड हेविली, ही अटेंडेड द पार्टी। इतना तेज बारिश के बावजूद भी उसने पार्टी को अटेंड किया। इसका मतलब है बारिश भी हो चुकी है, पार्टी भी अटेंड कर लिया, एक्शन कंप्लीट है, और एक्शन कंप्लीट है तो इवन दो लगाना, इवन दो। या ऐसा आता है, इवन इफ या इवन दो इट रेन्स हेविली। अगर तेज बारिश होती भी है ना, तो वो पार्टी को अटेंड करेगा। ही विल अटेंड, विल अटेंड मतलब अटेंड करेगा, अभी किया नहीं है। अगर बारिश होती भी है तो फिर भी पार्टी अटेंड करेगा। तो यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट के लिए इफ लगाना। कंजंक्शन एग्जैक्टली मैं आपको उसी तरह से पढ़ा रही हूँ ना, जिस तरह से आपके एग्जाम्स में आता है। और कंजंक्शन का वो हिस्सा जो एरर में कैसे आता है, उसमें एक ऑप्शन में सारे कंजंक्शंस भरे हुए थे, तो कंजंक्शंस को कैसे छांट के सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही वाला कंजंक्शन लगाना है। लिख लिया है ना, ओके। अब आओ, अब असली कहानी। ये भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। आपको ध्यान रखना है ना, एक चीज ध्यान रखना है, जो कि मैंने शुरू के क्लासेस में भी बताया था। शुरू का जो 3 क्लास लिया था और जो लास्ट डे क्लास लिया था, प्रेपोजिशंस। आपको ये भी डिसाइड करना है, सिर्फ प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का ज्ञान नहीं चाहिए, वो भी देखना है कि किसको कहाँ पे यूज करना है। मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी कंजंक्शन और प्रेपोजिशन तो पढ़ाया नहीं, कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ, बट थोड़ा बहुत बताया था ना कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। प्रेपोजिशंस होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स, संबंध बताने वाले वर्ड्स, आपको शुरू के क्लासेस में मैंने बताया था। और कंजंक्शन होता है जॉइनिंग वर्ड्स। लेकिन सिर्फ ये जान के आपका काम होने वाला नहीं, ये तो सिंपली आपने इसका डेफिनेशन बता दिया है। प्रेपोजिशन संबंध बताता है और कंजंक्शन चीजों को जोड़ता है, तो इससे तो कुछ काम होने वाला है नहीं।
हमें तो कुछ ऐसा सीखना है ना कि सेंटेंस में कैसे डिफरेंस पता लगाएंगे कि वहां प्रेपोजिशन का यूज होगा कि कंजंक्शन का यूज होगा। ये डेफिनेशन से काम नहीं होने वाला है। ये कैसे काम होने वाला है, बस याद रखना, एक टेक्निकल डिफरेंस याद रखना कि ये जो प्रेपोजिशन होता है ना, ये प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, नाउन होना है या प्रोनाउन होना। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन और प्रोनाउन आता है, ठीक है। जैसे जैसे लिखा मैंने, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है, और ही इज फॉन्ड ऑफ हर। अब देखो ये प्रेपोजिशन लिखना नहीं, ये वाला लिखो मत, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट है। ये भी प्रेपोजिशन है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। तो टी एक वस्तु का नाम है, नाउन है, और हर क्या है, प्रोनाउन है। हर प्रोनाउन है ना। अब आप बोलोगे मैम शी भी तो प्रोनाउन होता है और हर भी तो प्रोनाउन होता है। हम शी को एज अ प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और हर को ऑब्जेक्ट की तरह। शी का मतलब वह और हर मतलब उसे। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये तो लिखना नहीं, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। और कंजंक्शन का, अच्छा कंजॉइनिंग लिख दिया, सॉरी कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन ज्वाइन करने का काम करता है, तो कंजंक्शन के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। कंजंक्शन के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद आता है। कंजंक्शन के बाद तो एक क्लॉज आता है, सब्जेक्ट वर्ब। कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट नहीं आता। ओके, लैग हो रहा है, रुको रिफ्रेश कर लेती हूँ, नेट इश्यू होगा। अभी ठीक होगा, बीच में हो सकता है कुछ नेट इश्यू आया। ओके, तो ये चीज याद रखना। अब देखो, अब मुझे आपको बताना है। अब आप बोलोगे कि मैम ये वाला एग्जाम में आता है, ओके, दो और ऑल दो। दो और ऑल दो का मतलब होता है यद, जहां भी नोट नोट लिख रही हूं ना, वो एकदम यद्यपि, ठीक है। यद्यपि वर्ड सुना होगा, अगर जिसको हिंदी नहीं आती है ना, बता रहे दो और ऑल दो। दो और ऑल दो दोनों का मतलब सेम होता है। दो और ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इसको मैं कंजंक्शन प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगी। इन स्पाइट और डिस्पाइट में क्या डिफरेंस है। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, इसको हम लोग प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। इन स्पाइट और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। ओके, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, यदि यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। तो ऑल्दो और दो इंटरचेंजेबल है, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों की जगह, एक की जगह दूसरा लगा सकते हो। जहां दो लगाने का मन है ऑल्दो लगा सकते हो, ऑल्दो की जगह दो लगा सकते हो। ये दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बट इंस्पाइट और डिस्पाइट में डिफरेंस है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। इसको हम लोग प्रेपोजिशन में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये देखो, मुझे ये बताना है ना, आपको सिर्फ कंजंक्शन पढ़ना ही नहीं है, आपको एकदम टेक्निकल स्टडी करना है। ऐसा पढ़ना है कि सेंटेंस आ गया है ना, तो आप इस पोजीशन में रहो कि चीजों को एलिमिनेट करो। तो मुझे आपको बस यहाँ पे ये बताना है कि कंजंक्शन, कहाँ कंजंक्शन लगाना है, कहाँ प्रेपोजिशन लगाना है। ये देखो, इसका मतलब होता है यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, वो फेल हो गया। तो ये दो और ऑल्दो जो होता है ना, ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। एक पॉजिटिव जाएगा और एक नेगेटिव। और कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो फेल हो गया, ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये भी तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, दो और ऑल दो, और इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो इंस्पाइट ऑफ है ना, ये एक प्रेपोजिशन है। इंस्पाइट और डिस्पाइट जो है ये एक प्रेपोजिशन है। और ऑल्दो और दो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कंजंक्शन है, ठीक है। ये कंजंक्शन है और ये प्रेपोजिशन है, अदरवाइज दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। डैश इट रेन्ड हेवीली। अब देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, वर्ब।
और ये क्या है, मतलब इतनी भारी बारिश के बावजूद भी उसने पार्टी को अटेंड कर लिया। तो ये देखो, ये वर्ब है और इट क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। और ये कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस है ना, भारी बारिश के बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड किया, तो ये तो सब्जेक्ट और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके तो क्लॉज बनाता है, और क्लॉज के साथ तो प्रेपोजिशन नहीं आता है, क्लॉज के साथ तो कंजंक्शन आता है। तो आंसर यहाँ पे ऑल्दो होगा, ये नहीं हो, ये नहीं हो। ठीक है, और ऑल्दो कंजंक्शन है, जोड़ रहा है किसको, ये क्लॉज को इस क्लॉज से, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। अगर ये प्रेपोजिशन रहता, अगर हमें प्रेपोजिशन, अगर मैं ये ऐड करना होता मुझे, इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ इट रेन्ड मैं नहीं लगा सकती ना, क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक वर्ब आ गया है और एक सब्जेक्ट आ गया है। रेन्ड वर्ब है, और वर्ब अपने साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है ना, वर्ब तो अपने साथ सब्जेक्ट लेता है, तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे कंजंक्शन लगाएं। आप लोग ना काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट, ये देख रही हूँ एक पहला ऐसा बैच है ना जो शुरू में, ये अभी बैच 5 दिन शुरू हुए हुआ, इतना ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। कमेंट करना बंद करिए, क्योंकि क्लास के बीच में मैं बिल्कुल भी कमेंट का आंसर नहीं करूंगी। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप सिर्फ पढ़िए, आपका ध्यान जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे, उस पर ध्यान दीजिए। नहीं, अभी मैं कुछ रिप्लाई नहीं करूंगी, तो अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। पढ़ाने के दौरान मैं क्यों रिप्लाई करूंगी भाई, फ्लो टीचर का जो बताना चाहते हैं फ्लो भी टूटता है, और बाकी सारे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। और बार बार एक ही मैसेज को अगर आप भेज रहे हो तो आप ब्लॉक हो जाओगे, आने वाले 3 मंथ्स तक आप मैसेज ही नहीं कर पाओगे, इसलिए काइंडली बार बार मैसेज मत करिए। यहाँ पे हमें कंजंक्शन की जरूरत थी, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन में दोनों आ जाएगा, आपको डिसाइड करना है कहाँ कंजंक्शन चाहिए, कहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए। अब आप अपने से डिसाइड करोगे। देखो, इंस्पाइट, यहाँ पे मैंने लिखा था, दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है। यद्यपि भारी बारिश हुई फिर भी उसने पार्टी को अटेंड किया। अब यहाँ पे देखो, अब बताओ कि यहाँ पे क्या चाहिए, जो भी चाहिए ना, प्रेपोजिशन चाहिए या कंजंक्शन चाहिए, हमें देखना है कि बाद का वर्ड कौन सा है। ये रेन क्या है, रेन हैवी क्या है, हैवी एडजेक्टिव है, और यहाँ पे रेन नाउन हो गया, नाउन नाउन नाउन। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई इतने दूर में कोई वर्ब दिख रहा है, यहाँ पे तो वर्ब था, देखो यहाँ पे तो हमारे पास वर्ब था, जैसे हमने अपने वर्ब को देखा हम समझ गए कि ये सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने कंजंक्शन लगा दिया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई वर्ब नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई वर्ब, इसको मैं वर्ब नहीं मानूंगी, यहाँ पे कोई वर्ब वगैरह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये नाउन है। और कैसी बारिश, हेवी रेन, एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आ रहा है, तो हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रेपोजिशन चाहिए। इन स्पाइट ऑफ, भारी बारिश के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन या प्रोनाउन के रूप। अब देखो, ऑल्दो, ये वाला सेंटेंस भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ये भी कॉन्ट्रास्ट है। ओके, यद्यपि ये जो वॉच था बहुत महंगा था फिर भी उसने खरीद लिया, महंगा होने के बावजूद भी उसने घड़ी को खरीद लिया, दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। और आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट में ऑप्शन में दोनों आ जाएगा। आप तो ये सोचोगे ना, घड़ी महंगा था फिर भी उसने खरीद लिया, और कॉन्ट्रास्ट में तो दोनों यूज होता है। तो अब देख लो, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ब है, इसका पास्ट वॉज होता है, वर्ब है, और वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन अगर हम प्रेपोजिशन को यूज करेंगे तो प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए था, बट ये तो सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट से है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और क्लॉज कंजंक्शन क्लॉज को जोड़ता है, तो यहाँ पे ऑल्दो। अगेन, वी वेंट आउट, इतनी बारिश के बावजूद भी हम चले गए हैं, यहाँ पे तो दोनों करेक्ट है,
द रेन नाउन है, यहाँ तो दोनों करेक्ट है। आप इन स्पाइट ऑफ भी लगा सकते हो और डिस्पाइट भी लगा सकते हो, दोनों सही है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा दिया होता, इस क्वेश्चन हमें यहाँ प्रेपोजिशन चाहिए ना, तो दोनों प्रेपोजिशन है, अगर इन स्पाइट ऑफ लगाती और डिस्पाइट ऑफ लगाती, अभी तो दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों लगाती, और दोनों तो प्रेपोजिशन ही है, और हमें प्रेपोजिशन चाहिए क्योंकि यहाँ पे नाउन है, कोई वर्ब वगैरह नहीं है, तो ये नहीं होता, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, तब इंस्पाइट ऑफ। नेक्स्ट वाला देख लो, माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को वो मूवी नहीं पता था, पसंद था, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। हस्बैंड, ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में आप और कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और खैर यहाँ तो मैंने प्रेपोजिशन डाला ही नहीं। हस्बैंड इज सब्जेक्ट और डिडंट लाइक वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और क्लॉज के साथ हमें तो कंजंक्शन चाहिए, और दोनों कंजंक्शन है। आप दो भी लगा सकते हो, ऑल दो भी लगा सकते हो, दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट। इवन इफ, ऑल दो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ओके, इवन दो, यहाँ, लेकिन मैं यहाँ पे इवन दो नहीं पढ़ा रही हूँ ना, यहाँ पे इवन दो भी लगा सकते हैं। इवन दो वॉच एक्सपेंसिव था, फिर भी मैंने इवन दो मैंने ऑप्शन में रखा ही नहीं, वहां मैंने इवन दो और इवन इफ में डिफरेंस बताया है, बट यहाँ मेरे को डिफरेंस बताना है, क्योंकि इवन इफ और इवन दो भी तो कंजंक्शन है, यहाँ मुझे डिफरेंस बताना है कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के बीच। तो इतना दूर क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? वहां पे ना, वहां पे मैंने जब आपको ये पढ़ाया था, जब मैंने आपको इवन दो और इवन इफ पढ़ाया था, वहां पे ये पढ़ाया था कि ये दोनों कंजंक्शन ही है, ये भी कंजंक्शन और ये भी कंजंक्शन, दोनों कंजंक्शन है, दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इनकम्प्लीट एक्शन और ये कंप्लीट, लेकिन था तो दोनों कंजंक्शन। बट यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बीच का डिफरेंस, कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट प्रेपोजिशन है और दो ऑल दो कंजंक्शन। ठीक है, ये भी हो गया। कहाँ क्या लगेगा ये आपको ध्यान रखना है। हाँ चलो, अब मुझे आपको, चलो मैंने वैसे तो बहुत कुछ अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो जो पहले बता दो, एग्जाम्पल्स दिया है। अभी मैं ये सब आपको पढ़ा ही नहीं, ये वाला ये वाला ये वाला ये सब पढ़ा ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी है तो सारे कंजंक्शन। आप सेंटेंस को देखो, शी इज यंग, इतनी कम उम्र की है लेकिन इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा? देखो वेदर, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसको पढ़ा दूंगी। वेदर हम किस लिए यूज करते हैं? जब भी आपके मन में डाउट हो, अनसर्टेनिटी हो, कोई भी चीज अनिश्चित हो, तो उसके लिए हम वेदर लगाते हैं, और अनलेस कंडीशन के लिए लगाते हैं। जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, ये अभी पढ़ाया नहीं है, मैं आज पढ़ाऊंगी इसको, कंडीशन। और बिकॉज क्या बताता? बिकॉज कारण बताता। अब सेंटेंस का सेंस देखो, यद्यपि वो इतनी कम उम्र की है बट फिर भी इंडिपेंडेंट है, तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में ना वेदर का यूज करते हैं ना अनलेस का, तो ऑल्दो इतनी यंग है, यद्यपि इतनी कम उम्र की है, ऑल्दो। आप इसको उतारने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपने लिख लिया है, यहीं पे सॉल्व करके खत्म करो। Although she is young, she is very independent. नेक्स्ट वाला, शी इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब है हार्ड वर्किंग। अभी ये सब कंजंक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी बस आपको तो इतना पता चल गया कि मैम ने जो पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन सेट कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? हार्ड वर्किंग है बट फिर भी उसको रिकग्निशन नहीं मिली है अपने क्षेत्र में, तो यहाँ पे यट बताया था ना, यट वाले सेंटेंस भी कॉन्ट्रास्ट में यूज हो, कॉन्ट्रास्ट। फिर भी यट का मतलब है फिर भी उसको अपने क्षेत्र में रिकग्निशन नहीं मिली है, ओके, यट भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। दूसरा, डैश ही हैड विजिटेड अ प्लेस अ फ्यू टाइम्स, वो इस जगह को कई बार इस जगह में वो गया है, फिर भी उसको रास्ता नहीं पता चल रहा है।
ओके, फिर भी उसको रास्ता नहीं पता चल रहा है, नेगेटिव है। इतनी बार ये जगह जाने के बावजूद भी उसको रास्ता नहीं पता चल रहा है। तो देखो एक मिनट, यहाँ पे सेंटेंस देखो, एंड तो होगा नहीं क्योंकि सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, और कॉन्ट्रास्ट में हम ये भी यूज करते हैं और कॉन्ट्रास्ट में ये भी यूज करते हैं। लेकिन देख लो, दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, बट इवन इफ कब यूज होता है? जब एक्शन इनकम्प्लीट। और दो का यूज ना, दो का यूज हम कंप्लीट के लिए भी यूज कर सकते हैं, दो का यूज इनकम्प्लीट एक्शन के लिए भी यूज होता है। दो का यूज तो दोनों के लिए यूज होता है। अब देखो, वो इस जगह के पर इतनी बार गया है, इसका मतलब है कि काम हो चुका है। और इवन इफ तो जहां पे काम इनकम्प्लीट है, तो आंसर दो दो दो। दो दो ये जगह पर कई बार गया है, बट फिर भी उसको रास्ता नहीं पता चल रहा। हाँ, अब मुझे, अभी मैंने आपको वो कंजंक्शन बताए जो एडवर्स में यूज होता है। ठीक है, एडवर्स का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट में। वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ कंजंक्शन विथ एग्जांपल्स, और यहाँ से एरर कैसे आता है? एक तो इवन इफ वाला आता है और एक इवन दो वाला आता है। ठीक है, इवन दो में एक्शन कंप्लीट है, इसमें इनकम्प्लीट है, और कहाँ कंजंक्शन की जरूरत है, कहाँ प्रेपोजिशन की जरूरत। अभी हमने कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन किया, अब हम क्या करेंगे? कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो रीजन बताता है। रीजन का अभी हमने विरोधाभास वाले कंजंक्शन को यूज किया, पढ़ा, जो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में यूज होता है। अब हम वो कंजंक्शन को पढ़ेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इजी है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इजी है। वो कंजंक्शन जो कारण बताता है। कारण बताने वाले कंजंक्शन में क्या आता है? बिकॉज भी आता है, एज भी आता है, सिंस भी आता है, और एक चीज तो मैं लिखना भूल गई, फॉर भी कारण बता सकता है। ये सारे को मैं यूज करूंगी नॉट एज अ प्रेपोजिशन, यहाँ पे मैं सारे को यूज कर रही हूँ एज अ कंजंक्शन जो कारण बताता है। ठीक है, ये लिख लो, आई कुडेंट कंप्लीट द वर्क, मैं काम को नहीं कंप्लीट कर पाई। इससे कैसे कैसे एरर्स आता है वो भी बताऊं। मैं काम को नहीं कंप्लीट कर पाई क्योंकि मैं बीमार थी। तो यहाँ क्योंकि कारण बता रहा है ना, तो ये ऐसा कंजंक्शन है जो कारण बता रहा है। ठीक है, ये कारण बताने वाले कंजंक्शन। अब ये भी कारण बता रहा है, चूंकि वो बीमार था, चूंकि मैं 10 घंटे से ड्राइव कर रहा था, इसीलिए तो मैं थक गया था। मेरे थकने का कारण क्या था? मैं 10 घंटे से ड्राइव कर रहा। तो एज भी लगा सकते हो, सिंस भी लगा सकते हो, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों कारण बता रहा है ना। और ऐसा भी जैसे मैंने लिखा, ही वॉज टायर्ड, ही वॉज, या लिखा मैंने, he did not complete the work for he was ill। अगर मैं for लगा दूं, for के जगह since भी लगा दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम ही कुड नॉट कंप्लीट द वर्क, वो काम को नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार था। सिंस मतलब चूंकि वो बीमार था, तो सिंस या फॉर दोनों करेक्ट। हम फॉर को कारण बताने के लिए भी एज अ, और यहाँ पे फॉर और सिंस कंजंक्शन है ना, ये क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और क्लॉज के साथ प्रेपोजिशन तो नहीं आता, कंजंक्शन आता, दोनों कंजंक्शन। सिंस की जगह फॉर भी लगा सकते, फॉर की जगह सिंस भी लगा सकते, दोनों करेक्ट, ये भी करेक्ट। तो ये सारे कंजंक्शंस है जो कारण बताते। मैं बिकॉज भी लगा सकती थी यहाँ पे, he did not complete the work because he was ill, he did not complete the work as he was ill, he did not complete the work for he was ill since। तो मत कंफ्यूज होना कि हमने तो कभी नहीं सुना है कि for कारण बताता। for एज अ कंजंक्शन कारण भी बताता है, बट एज अ प्रेपोजिशन for टाइम बताता है। ये देखो, he has been working for 2 hours, वो पिछले 2 घंटों से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ का फॉर प्रेपोजिशन है,
बाद में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, टाइम बता रहा है। टाइम बताने वाले वर्ड या तो प्रेपोजिशन होते हैं या तो एडवर्ब होते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये प्रेपोजिशन है। तो यहाँ का जो फॉर है ना वो प्रेपोजिशन है और टाइम बता रहा है, और यहाँ का फॉर प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ का फॉर कंजंक्शन है और कारण बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये सिंस एंड फॉर है ना, ये टाइम भी बता सकता है और रीजन भी बता सकता है, दोनों के लिए। तो यहाँ का फॉर रीजन बता रहा है। अब पहले नोट करो, फिर इससे एरर कैसे कैसे आएगा बता रही। देखने में तो ये इजी लग रहा है, बिकॉज भी कारण बताता है, एज भी कारण बताता है, सिंस भी कारण बताता है, फॉर भी कारण बताने वाले कंजंक्शंस है। एज की जगह सिंस भी लगा सकते हो, सिंस की जगह एज भी, कोई दिक्कत नहीं। डन। अब देखो क्या यहाँ एरर कैसे आता है। अब बोलोगे कि मैम बिकॉज भी तो कारण बताता है, एरर यहीं से आता है। वो तो मैंने ये सब होता क्या है बता दिया, बिकॉज भी तो कारण बताता है और बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है, और ड्यू टू भी, ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू गांधी जयंती, गांधी जयंती के कारण कल आपकी छुट्टी रहेगी, ओइंग टू, ये सब भी कारण बताता है। बट डिफरेंस क्या है कि ये जो बिकॉज है ना ये कंजंक्शन है और बिकॉज और ऑफ है। बिकॉज ऑफ, इसको हम प्रेपोजिशन ना बोल के, अगर अकेला ऑफ होता ना तो ये प्रेपोजिशन होता, और मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि ये दो वर्ड का है, ठीक है, वो ये दो वर्ड का है। तो ये प्रेपोजिशन ना होके प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज का मतलब दो या दो वर्ड से अधिक, तो ये प्रेपोजिशन है और ये कंजंक्शन है, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल दो। ये भी दो वर्ड का है तो इसको भी आप प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हो। तो कोई पूछे कि बिकॉज भी कारण बताता है, बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है, डिफरेंस क्या है? बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है और बिकॉज कंजंक्शन है। सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कि कहाँ हमें कंजंक्शन चाहिए और कहाँ हमें प्रेपोजिशंस चाहिए। इसको कॉपी करें। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, आप बताओ क्या होगा? वो अपनी कंट्री के लिए, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, तो वो कंट्री के लिए मर मिटा है, तो ये फॉर है। ओके, ही डाइड फॉर व्हाट, व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है ये कंट्री नाउन है, नाउन है और ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप। दो और ऑल्दो में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम। दो की जगह ऑल्दो लगा दोगे, ऑल्दो की जगह दो। एग्जाम में ऐसे ही एरर आता है कि कहाँ बिकॉज के, जहां बिकॉज लगना है बिकॉज ऑफ लगा देंगे। आप लिख लो बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू प्रेपोजिशन है और बिकॉज कंजंक्शन। देखो सेंटेंस में कैसे आएगा एग्जाम्स। डैश, आई वॉज इल, मैं काफी महीनों तक बीमार था और इसीलिए तो मैंने अपना जॉब खो दिया। बीमार होने के कारण मैंने अपना जॉब खो दिया, ये भी कारण बता रहा है, ये भी रीजन बता रहा है, रीजन, कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, और ये भी रीजन ही बता रहा है, कारण बता रहा है। बट यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, ये बिकॉज ऑफ भी प्रेपोजिशन है और ये कंजंक्शन है। तो देख लो क्या चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्रेपोजिशन डालती हूँ तो प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता था, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। बट यहाँ पे प्रेपोजिशन हमें नहीं चाहिए, हमारे पास तो एक वर्ब है और वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और प्रेपोजिशन को सब्जेक्ट वर्ब नहीं चाहिए, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे, प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं। बिकॉज आई वॉज इल, और कई बुक्स में आपको मिल जाता है कि मैम बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस बिकॉज सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है।
देखिए थोड़ा सा स्पीड में। तीनों में प्रायोरिटी किसको देंगे? जो सेंटेंस की नीड है। अब सेंटेंस देखो, इट इज रेनिंग अगेन। ओके, अब देखो ये तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, चलो लिख लो, कोई बात नहीं है। ये एज कारण बताता है, एज कारण बता रहा है, और सिंस भी कारण बता रहा है। अभी सो मैंने पढ़ाया नहीं है। सो का मतलब होता है इसलिए। हम इसलिए वर्ड का यूज तब करते हैं ना जब किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जैसे कोई फेल हो गया, अब क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कंक्लूजन यही निकालेंगे ना, चलो फेल हो गया, अब क्या कंक्लूजन है कि अब कड़ी मेहनत करना है। तो इट इज रेनिंग, फिर से बारिश हो रही है, तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हमें अपने पिकनिक को कैंसिल कर देना। ये नहीं आएगा, यहाँ पे कारण नहीं बता रहे, इसलिए। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट ठीक है। सो वी विल हैव टू कैंसिल द पिकनिक। आंसर सो है, इसको भी पढ़ाऊंगी मैं। सो हाँ, यहाँ पे आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। ओके, सो और देयरफॉर का यूज किस लिए करते हैं? जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। हाँ, आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक डैश आई वॉज फीलिंग टायर्ड। यहां पे हम दोनों का यूज कर सकते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि मैं टायर्ड फील कर रही थी। बिकॉज भी लगा सकते हैं, फॉर आई वॉज फीलिंग। आप बोलोगे मैम फॉर कैसे लगा दिया? क्योंकि फॉर का भी यूज हम कारण बताने के लिए करते हैं। यहाँ पे दोनों सही है, दोनों सही जा सकता है। फॉर भी हो सकता है और बिकॉज। देयरफॉर मत लगाना, देयरफॉर नहीं लगाना, दोनों करेक्ट जा सकते हैं। वी वर लेट, हम लेट हो गए क्योंकि बारिश हुई थी। ये देखो, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। और यहाँ तो कारण बताया जा रहा है, और कारण बताने के लिए सब यूज होता है, बट ये प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है, तो हमें तो कंजंक्शन चाहिए। बिकॉज द मैच वॉज कैंसिल, मैच को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि मौसम खराब था। अब यहाँ पे देखो, ये बैड क्या है? बैड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो यहाँ पे नाउन आ गया है। अब किसके साथ नाउन? ये तो कंजंक्शन हो गया, ये तो प्रेपोजिशन हो गया, और ये भी प्रेपोजिशन हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए ना, कंजंक्शन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए था ना, क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। तो यहाँ तो सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। अगर यहाँ पे मैं किसी कंजंक्शन को डालूं तो बाद में भी तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, बट यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रेपोजिशन चाहिए। और दोनों हो सकता है, बिकॉज ऑफ बैड वेदर भी हो सकता है और ड्यू टू भी हो सकता है, क्योंकि हमें प्रेपोजिशन चाहिए। दोनों करेक्ट, ड्यू टू भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ भी हो सकता है, सेकेंड और थर्ड दोनों हो सकता है। दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। ये तो मैंने अपने से सेट किया, ये कोई एग्जाम का आया हुआ थोड़ी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सेट किया। दोनों हो सकता है, ठीक है। हाँ, देखो मैंने लिखा बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, या बिकॉज ऑफ रेन, heavy rain, the match was cancelled. और फिर मैंने लिखा because it rained heavily, the match was cancelled. दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। भारी बारिश के बावजूद, भारी बारिश के कारण
कैंसिल हो गया, मैच कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो हैवी एडजेक्टिव है और रेन नाउन है, तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन चाहिए, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है, हमें प्रेपोजिशन ही चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और क्लॉज के साथ हमें कंजंक्शन चाहिए। तो बिकॉज कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है, अब ये प्रेपोजिशन है, और आपको डिसाइड करना है कहाँ कंजंक्शन चाहिए, कहाँ प्रेपोजिशन चाहिए। अगर देखो ये वर्ब है ना, और वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और इसको मैं प्रेपोजिशन नहीं मान सकती, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं लगा सकती, मैं कंजंक्शन लगाऊंगी, बट यहाँ प्रेपोजिशन लगे। ओके, क्लियर है? ये सारे कारण बताने वाले थे। और एक चीज मुझे और बताना है जो मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है, हमें ऐसा पढ़ना है ना, हमें ऐसा चारों एंगल से पढ़ना है ताकि एग्जाम में कंजंक्शन से रिलेटेड कोई भी तरह का कंफ्यूजन वो पैदा करे सेंटेंसेस में। आप इस कंडीशन में रहो ना कि आप अपने ऑप्शंस को लॉजिक लगाकर, अपने ऑप्शंस को छाट कर करेक्ट आंसर तक पहुंचो। खाली ये क्या होता है पढ़ पढ़ के नहीं छोड़ देना है, ये भी तो देखना है ना कि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बल पे आप ऑप्शंस को आराम से छांट सकते हो और करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो। ठीक है, एक और चीज मुझे बताना था, ये जो एज वाला सेंटेंस है ना, एज वाला जो सेंटेंस है, सिंस है, बिकॉज है, ये भी कंजंक्शन है। ठीक है, और अभी मैंने दो पढ़ाया, ठीक है, बट पढ़ाया, येट पढ़ाया, ऐसा ऐसा कुछ कुछ पढ़ाया ना, बहुत सारे। तो ये ध्यान रखना कि ये वाला कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं होता है, ये वाला जो कंजंक्शन होता है ना, ये कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में यूज नहीं होता है। बट ये वाला कंजंक्शंस कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में यूज होता है, ये वाला कॉन्ट्रास्ट में नहीं यूज होता, बता रही हूँ। सिंस और बिकॉज वाला सेंटेंस में या तो वाक्य का दोनों क्लॉज पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव जाएगा। सिंस, एज और बिकॉज का विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में यूज नहीं होता है, या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा या तो दोनों नेगेटिव। लेकिन ये जो दो और यट वाला है, ये या तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इसका यूज कॉन्ट्रास्ट में होता है और इसका कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं होता है। देखो ऐसा लिखा ना, एज ही वर्कड, ऐसा भी एग्जाम में एरर आता है, दो लगा देंगे, दो, एज ही वर्कड हार्ड he succeeded, दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस क्या होता है बता रहे, दो एज ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, नॉट सक्सीडेड। जो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो नॉट नहीं लगाया ना, अरे नॉट नहीं लगाया फिर भी सेंटेंस तो नेगेटिव ही है ना। नॉट सक्सीडेड, नॉट सक्सीडेड इज इक्वल टू फेल्ड। आपके दिमाग में आएगा मैम यहाँ तो कहीं नॉट नहीं लगा ना, तो आप इसको नेगेटिव कैसे मान रहे हो? नेगेटिव मान रही हूँ क्योंकि फेल नेगेटिव ही है। नॉट सक्सीडेड इज इक्वल टू फेल। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लो, ये सेंटेंस कैसा जा रहा, पहले सेंटेंस को देखो। उसने कड़ी मेहनत की, पॉजिटिव, उसने कड़ी मेहनत की पॉजिटिव, और वो सक्सीड हो गया, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव जा रहा है। और दो वाला सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट, मतलब दो वाला सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है ना, एक पॉजिटिव जाना चाहिए एक नेगेटिव जाना चाहिए, बट ये सेंटेंस तो ऐसा नहीं जा रहा है, तो हम एज का यूज करेंगे। एज, चूंकि कड़ी मेहनत की, पास हो गया। बट यहाँ पे देखो ही वर्कड हार्ड, पॉजिटिव, और ये फेल हो गया, नेगेटिव, तो ये कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस है ना। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की बेचारा, फिर भी फेल। दो, इंस्टेड हम लोग प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले, इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन होता है ना, हम लोग प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे इसको। इंस्टेड ऑफ मैथ्स, मैथ्स के बदले आपने इंग्लिश पढ़ लिया।
तो एज और सिंस और बिकॉज कारण बताता है, इसका विरोधाभास में यूज नहीं होता है। ऐसे वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव जाएगा। जैसे लिखा मैंने एज ही डिडंट वर्क ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत नहीं की, नेगेटिव, और फेल हो गया, नेगेटिव। तो एज और सिंस वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्शन में यूज नहीं होता, या तो दोनों पॉजिटिव जाए या तो दोनों नेगेटिव जाए। एक और एग्जांपल देती हूं आपको। डन। इस दूसरे में जाने के पहले आपको एक और सेंटेंस करवाना है। ये कंजंक्शन में पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ। जब आप क्लोस्टेज वगैरह बनाओगे ना, तो आधा से अधिक एरर्स, आधा से अधिक ऑप्शंस में अगर आप सीख जाते हो कि कहाँ कंजंक्शन लगाना है, कहाँ प्रीपोजिशन लगाना है, उस पर बेस्ड बहुत सारे एरर्स आने वाले। एक सेंटेंस आया है, सीपीओ या किसी का सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस था। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ऑल्दो और दो के साथ तो हमेशा येट आता है ना, और आप कहीं भी येट नहीं लगा रहे हो। वो सब भी हम लोग डील करेंगे, बगैर येट का भी करेक्ट होता है। ये किसी एग्जाम का आया हुआ है। और लास्ट वाला नो है। चलो बताओ मेरे को। ड्राउट का मतलब होता है सूखा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है रहमान। ओइंग टू भी प्रेपोजिशन है और बिकॉज ऑफ भी प्रेपोजिशन, देयर इज नो डिफरेंस। आंसर बताइए। इसकी हिंदी करती हूं। अरे इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ होगा। इंस्टेड का मतलब होता है ये कंफ्यूज मत होना। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले। फेल, पढ़ने के बदले ये फेल हो गया, पढ़ने के बावजूद वो फेल हो गया। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, इंस्टेड ऑफ का मतलब है इन प्लेस ऑफ, एक की जगह कोई दूसरा काम करना। और इन स्पाइट ऑफ अलग है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बदले, और ये है के बावजूद। और इन स्पाइट वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, ये कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं होता। हाँ, ये बोल रहे हैं ना, इसका हिंदी पहले करती हूँ। अगर हम नदियों को इंटरलिंक कर देते हैं तो हम सूखे से निजात पा सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। ओके, हमें पता है यद्यपि नदियों को लिंक कर दिया जाए तो हम सूखे से निजात पा सकते हैं, पॉजिटिव है। अगर नदियों को जोड़ दिया जाए तो इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, पॉजिटिव है। बट गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया है, नेगेटिव है।
तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना, और कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में सिंस का यूज थोड़ी होता है। या तो ऑल्दो लगा सकते हो, या तो दो भी लगा सकते हो, या इवन इफ भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी काम हुआ नहीं है तो इवन इफ भी लगा सकते हो। ओके, तो दिस सेंटेंस इज गोइंग इन कॉन्ट्रास्ट। हम नदी को लिंक कर देते हैं तो सूखा से निजात पाया जा सकता है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, तो दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट, और सिंस का यूज कॉन्ट्रास्ट में नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा रहता है ना, नदियों को लिंक कर देने से सूखे से निजात पाया जा सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। अगर गवर्नमेंट ध्यान दिया होता ना, तो फिर हम दोनों पॉजिटिव जाता तो हम सिंस लगा सकते। ठीक है, सिंस लगा सकते थे, बट यहाँ तो गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया है, कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। एक और एग्जांपल देती हूँ। सॉरी, ये देखो, इंटरेस्ट का मतलब होता है जिम्मेदारी देना। उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया। ओके, पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, फिर भी उसको नया वाला प्रोजेक्ट मिल गया। उसने मूवी में ठीक से एक्टिंग नहीं की, फिर भी उसको नया नया रोल मिलता लग गया। तो ये कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। कॉन्ट्रास्ट वाले में दो लगाओ, ऑल दो लगाओ, सब चलेगा। ओके, ऑल दो या दो दो, उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर भी उसको नया वाला मिल गया। अगर ऐसा रहता ना कि उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, उसको नया वाला प्रोजेक्ट भी नहीं मिला, तो दोनों नेगेटिव जा रहा है, तब हम सिंस या एज लगा सकते हैं। इवन इफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काम हो चुका है। इवन दो लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, इवन दो लगा सकते हैं, इफ मत लगाना। ठीक है, एंड ट्रस्ट का मतलब होता है किसी को सौंपना, जिम्मेदारी देना। ये हो गया, तो आपका सारा चीज क्लियर हो गया। ओके, ये हमने अभी तक क्या किया, वो कंजंक्शन जो अभी तो कंजंक्शन का बहुत सारा चीज करना है। अभी तो जस्ट अभी हमने शुरुआत की है। बेसिक बेसिक क्लियर कर देना है। जो हम कंजंक्शन को दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो कंजंक्शन जिस टाइप से एरर डिटेक्शन में आता है, और एक कंजंक्शन का वो हिस्सा जो क्लोज टेस्ट में आ गया और आपको कंफ्यूज करे, जैसे इस बार आया था प्री एग्जाम में। ओके, दोनों एंगल से पढ़ेंगे। तो हमने पहले कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन पढ़ा, कॉन्ट्रास्ट में जितने कंजंक्शन आते हैं। फिर हमने कारण बताने वाला कंजंक्शन पढ़ा। ओके, कारण बताने वाले में बिकॉज भी कारण बताता है, बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है, बिकॉज कंजंक्शन होता है। फिर हमने पढ़ा हाँ, रीजन बताने वाला पढ़ा। अब हम ये वाला इजी है थोड़ा सा, कंजंक्शन जो पर्पस बताए। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। ओके, पर्पस बताने वाला कंजंक्शन, तो उस पे चलते हैं। फिर अनटिल और अनलेस वाला करेंगे। ये देखो, मैं डॉक्टर के पास गई सो दैट आई वुड हैव मेडिकल चेकअप। मैं डॉक्टर के पास किस उद्देश्य से गई, मेडिकल चेकअप के उद्देश्य से। तो सो दैट, ये जो सो दैट है ना, ये भी कंजंक्शन है। और इन ऑर्डर दैट, एक आपने सुना होगा, आई वेंट टू द डॉक्टर इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप। आई वेंट टू द डॉक्टर इन ऑर्डर दैट आई वुड हैव मेडिकल चेकअप। तो बस याद रखना है, दोनों पर्पस बताता है, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, लेकिन ये कंजंक्शन है। ठीक है, और इन ऑर्डर टू, सो एज टू, सो एज टू का मतलब भी है, वो भी पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन। ओके, ये टू टू वाला प्रेपोजिशन है, और दैट वाला कंजंक्शन है। अब फिर मैं सो दैट को अलग से फिर से पढ़ाऊंगी आपको। एक सो दैट अलग से भी कैसे यूज होता है वहां पे पढ़ाऊं।
तो लिख लो। हाँ, और एक होता है अकेला सो, रिजल्ट मत करो इसमें ना, कंक्लूजन करो, कंक्लूजन के लिए यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम एक अकेला भी तो सो होता है और एक सो दैट होता है, ठीक है। अकेला सो का मतलब होता है इसलिए बीमार था इसलिए वो नहीं गया, और सो दैट का हिंदी होता है ताकि मैं डॉक्टर के पास गया ताकि मैं मेडिकल चेकअप करवा सकूं। अब कुछ स्टूडेंट्स है जिसको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, बस याद रखना है, इसलिए डिनोट्स कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ओके। और सो दैट का मतलब है डॉक्टर के पास गया ताकि मेडिकल चेकअप करवा सके, तो ये सो दैट सो दैट भी कंजंक्शन है और सो भी कंजंक्शन है, दोनों कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन है। बट आपको सेंटेंस में देख लेना है कि जहां पर्पस बताया जा रहा है वहां सो दैट लगाना, और जहां किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे वहां पे सो लगाना। और ये जो दोनों है, ये जो इन ऑर्डर टू, सो एज टू, ये तो प्रेपोजिशन। लिखिए, पहले लिखिए। येट भी कर सकते थे, येट सेंटेंस के शुरू में नहीं यूज होता है ना, येट वाला सेंटेंस बीच में रहेगा। उसने कड़ी मेहनत की बट फेल हो गया। ठीक है, डन हो गया। तो ये सब चीज को ध्यान रखो। ध्यान रखने का क्या है कि सो दैट पर्पस बताता है, पर्पस बताने वाले कंजंक्शन है, और इन ऑर्डर टू और सो एज टू भी ये पर्पस ही बताता है, दोनों पर्पस बताता है। बट ये जो डैट डैट लगा वाला कंजंक्शन है और ये टू टू लगा वाला पर्पस बता रहा है, प्रेपोजिशन है। और एक सो भी बता दिया, अकेला सो कंक्लूजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और वाक्य में सो और दैट आ गया तो वो हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्पस के लिए। देखो ये सेंट पर्पस, ताकि हम ये चीज कर सकें, अभी किए नहीं है, इस पर्पस से कर रहे हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। और सेंटेंस देखना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज बताता है। और क्लॉज के साथ हमें कंजंक्शन चाहिए, ठीक है, हमें कंजंक्शन चाहिए। ये वाला तो हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। अब मुझे बताओ कि सो भी तो कंजंक्शन है और सो दैट भी कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, सो यूज होना चाहिए। आप बोलोगे कि मैम वो कड़ी मेहनत किया ताकि वो सक्सीड हो सके, ये ताकि का सेंस जा रहा है, पर्पस बता रहा है, तो हम तो सो डैट भी यूज कर सकते हैं और सो भी यूज कर सकते हैं। उसने कड़ी मेहनत की, क्या कंक्लूजन निकला, इसलिए तो वो सफल हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम ऑलरेडी हो चुका है, उसने वर्क किया ताकि वो सक्सीड हुआ नहीं, ताकि वो सक्सीड हो सके। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही वुड सक्सीड, ही वुड सक्सीड का मतलब क्या है, अभी सक्सेस हुआ नहीं है, वो सक्सीड हुआ नहीं है, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो सफल हो सके, उसने कड़ी मेहनत के उद्देश्य से, उसने सफल होने के उद्देश्य से मेहनत की, अभी हुआ नहीं है, तब हम यहाँ पे सो दैट लगा सकते हैं। बट यहाँ तो काम हो गया, उसने कड़ी मेहनत की इसलिए 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 तो वो सफल हुआ, तो यहाँ पे सो सही है, सो सही है। सब बताया जाएगा, सब देयरफॉर सो आपको सब बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके। सो ही सक्सीडेड, कड़ी मेहनत की इसलिए तो सफल हुआ, ओके। एक ये हो गया। अब आ जाओ, और भी बहुत कुछ बता रही हूँ आपको। ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया, अभी उसका मेडिकल चेकअप हुआ नहीं है,
वो डॉक्टर के पास गया ताकि वो मेडिकल चेकअप करवा सके, वो डॉक्टर के पास गया मेडिकल चेकअप करवाने के उद्देश्य से, तो ये भी उद्देश्य बता रहा है, पर्पस। और अकेला सो तो कंक्लूजन के लिए यूज करते हैं, सो दैट, पर्पस। अब देख लो आपको क्या चाहिए। आपको 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 कोई सब्जेक्ट वगैरह दिख रहा है? सब्जेक्ट ये देखो, यहाँ पे सिर्फ वर्ब दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। इन अब लगेगा कि वर्ब दिख रहा है, वैसे वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव है, मैं बताऊंगी। टू के साथ V1 लगता है, कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिख रहा है, तो हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए। ये क्या होगा? इन ऑर्डर टू हैव, टू के साथ V1 लगता है, इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल, तो ये हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव। अब देखो, ही वेंट टू द डॉक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास सब, यहाँ तो कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं था, सब्जेक्ट हो गया और वुड हैव वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। और इसको ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है, और ये क्या है? कंजंक्शन है। हमें प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता ना, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता, तो हमें सो दैट, हमें कंजंक्शन चाहिए, सो दैट ही वुड हैव मेडिकल चेकअप। अगेन, ही एनकरेज्ड मी, ये भी एग्जाम का सेंटेंस है, उसने मुझे एनकरेज किया। सो का मतलब होता है इसलिए, इसलिए कंक्लूजन बताता है। ऐसा वाला एग्जाम में एरर आता है, जहां सो की जरूरत है सो दैट लगा देंगे, और जहां सो दैट की जरूरत है सो लगा देंगे, ये भी कंजंक्शन है। और सो दैट ताकि, पर्पस बताता है, ये भी कंजंक्शन। और हमें यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए भी ना, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और यहाँ भी एक क्लॉज आ रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके, दोनों क्लॉज को हमें कंजंक्शन चाहिए। और सो भी तो कंजंक्शन ही होता है, कंजंक्शन तो हमें चाहिए, बट यहाँ सो नहीं फिट बैठ रहा है। उसने मुझे प्रोत्साहित किया ताकि मैं हिम्मत ना हारूं, तो मुझे उसने किस उद्देश्य से एनकरेज किया? यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है ना, तो यहाँ पे सो नहीं, सो दैट आई माइट नॉट, ताकि मैं हिम्मत ना हारूं। इन ऑर्डर मत लगाना, क्योंकि हमें कंजंक्शन चाहिए। सो दैट आई माइट नॉट लूज हार्ट, ताकि मैं हिम्मत नहीं हार। तो ये पर्पस बताने वाला कंजंक्शन है, याद रखना। सो दैट भी पर्पस बताता है, इन ऑर्डर दैट भी उद्देश्य, इन ऑर्डर दैट दोनों कंजंक्शन है, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर यहाँ पे ऐसा, ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट, ऐसा रहता, ही सो दैट ही माइट हैव, सो डैट ही माइट हैव मेडिकल चेकअप, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब आ जाता है ना, तब हम कंजंक्शन लगाते, बट कोई सब्जेक्ट आया नहीं। ये तो पर्पस बताने वाला आ गया। हाँ, अब तो बहुत लंबा जाएगा कंजंक्शन। अभी मैंने आपको क्या बताया? कुछ कंजंक्शंस जो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, ये तो बड़ा ब्यूटीफुल कंजंक्शन, कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कंजंक्शन जो हम कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, आपको बुक में ऐसा नोट्स नहीं मिलने वाला है। मार्केट का ना 10 बुक्स भी खरीद के बैठ जाओगे, मार्केट के जितने भी बुक्स अवेलेबल है ना, उसी लिए कई बार क्या होता है कि बच्चे बुक पढ़ के नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर टीचर के नोट्स पढ़ लोगे ना, कोई भी टीचर हो, टीचर के नोट्स पढ़ लोगे, उसके बाद फिर किताब पढ़ने जाओगे ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप डायरेक्ट कोई बुक उठाते हो तो आप नहीं समझ पाते हो, लेकिन अगर पहले से पढ़े हुए हो तो बुक आसानी से समझ में आ जाती है। बुक में ऐसा वाला टाइप से कंजंक्शन कहीं मिलने वाला है नहीं। वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट बताता है, वो कंजंक्शन जो कारण बताता है, वो कंजंक्शन जो पर्पस बताता है, वो कंजंक्शन जो कंडीशन बताता है, बुक में सीधा मिल जाता है। कंजंक्शंस क्या है, कंजंक्शंस के टाइप्स क्या है, नीदर के साथ नॉर लगता है, इधर के साथ और लगता है, नॉट ओनली के साथ बट लगता है, ऑल्दो के साथ येट लगता है, उसी का सब एक्सप्लेनेशन रहता है। बुक में भी जो चीजें हैं वो भी बेस्ट है, बुक में भी चीजें बेस्ट ही मिलती है। बट टीचर्स क्या होता है ना कि नया नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है, तो टीचर अपने नोट्स को कस्टमाइज कर देते हैं, उसी अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है। बुक तो एक बार छप जाता है तो थोड़ा बहुत उसका
न्यू एडिशंस आते रहता है, बट टीचर के नोट्स अलग होते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से नोट्स बना लेते हो तो आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बुक पढ़ोगे इसके बाद ईजी हो जाए। और क्यों चाहिए? अब हम पढ़ेंगे कोई सारे वर्ड्स जो कंडीशन बता रहे हैं, मतलब को वो सारे कंजंक्शंस जो कंडीशन बता रहा है। और कंडीशन का मतलब किसी की स्थिति मत समझना। कंडीशन का मतलब पेशेंट की कंडीशन वाला नहीं। कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, वो कंजंक्शंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में वो कंजंक्शंस का यूज होता है जहाँ सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जैसे मैंने लिखा इफ ही कम्स, अभी लिखना नहीं, आई विल गो। या मैंने लिखा अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हो ना तो आप सफल भी नहीं होंगे। ओके, सब बता रही हूँ। दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है? कि वो आएगा तभी मैं जाऊंगा। तो आई विल गो ऑन द कंडीशन कि वो आए, मैं तभी जाऊंगा बशर्ते कि वो आए। तो दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स। या हाँ, तो ये कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे इफ वाला जो कंजंक्शन है ना, ये कंडीशन बताता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं करोगे। यू विल सक्सीड ऑन द कंडीशन कि आप मेहनत करोगे। आप तभी सफल होगे जब आप मेहनत करोगे। तो यहाँ भी कंडीशन, आपकी सफलता आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। तो कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होता है जहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखो ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट। तो ऑल दीज आर कंडीशनल वाला कंजंक्शंस, ऑल दीज आर कंजंक्शंस जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, वन वर्ड और इडियम्स आपको खुद याद करना हो। ओके, तो ये सारे कंजंक्शंस है। इफ का अनलेस मतलब जब तक हिंदी क्यों लिखवा रहे हो? जब तक मेहनत नहीं करोगे ना सफल नहीं होगे। अगर मेहनत करोगे ना तभी सफल होगे। लेस्ट और अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। अब कुछ बच्चे जो हिंदी नहीं जानते हैं प्रॉपरली, अन्यथा कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। ओके, ये कॉन्ट्रास्ट में नहीं यूज होता। एल्स का मतलब भी होता है अन्यथा। कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। अब बशर्ते का स्पेलिंग में नहीं लिख पाऊंगी। ऑन द कंडीशन, ये लिख लो, ऑन द कंडीशन। इन केस का मतलब है अगर। सपोजिंग का मतलब भी मान लिया या अगर। ओनली इफ, अगर मेहनत करोगे तभी सफल हो। ये सारे कंजंक्शंस जो कंडीशन बताता है। और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशन क्या है, जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट। सभी की हिंदी इतना पीटूंगी ना, जो आनंद हर समय आप हर लाइन पे बोल रहे हो उसकी हिंदी लिख दीजिए, उसकी हिंदी लिख दीजिए। लग रहा है कि सारा आएगा। स्टूडेंट्स, अनलेस का हिंदी में अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दे देंगे। ये सारे कंजंक्शंस कंडीशन बताने वाले। आप कुछ बोलेंगे मैम मैं तो बंगाली मीडियम से हूँ, मुझे हिंदी नहीं समझ में आ रही है। तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ना? ऑल दीज कंजंक्शंस दे डिनोट कंडीशन बताने वाले। कंडीशन मीन्स वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। ओके, रिटन ऑल दिस का अंटिल वाला अलग से बताऊंगी, वो टाइम का कंडीशन दे रहा है। All these are conditional sentences. Conditional means one part of the sentence is dependent on the other. Just see this sentence. How in case it rains,
ओके अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूंगी, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला तो तभी लूंगी ना, आई विल टेक एन अम्ब्रेला ओनली ऑन द कंडीशन इट रेन्स, मैं अम्ब्रेला तभी लूंगी ना जब बारिश होगी, इसी स्थिति में लूंगी। तो इन केस यहाँ पे कंजंक्शन है, इन केस कंडीशन बता रहा है। ओके मैं इसी शर्त पे अम्ब्रेला लूंगी, छाता लूंगी जब बारिश होगी। सपोजिंग अगर तुम लेट हो जाते हो ना तो आई विल डू द वर्क, तो यहाँ भी कंडीशन रखी जा रही है ना, मैं वर्क तभी करूंगी अगर आप लेट हो जाओ। इसको ना, इसको वर्ब मत समझ लेना, ये मत समझ लेना कि मैम कोई भी वर्ड आईएनजी होता है ना वो वर्ब होता है, ये कंजंक्शन है, ठीक है, लिंक कर रहा है ना, ये सपोजिंग सब्जेक्ट और वर्ब, और ये भी देखो ये सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या, अभी तो आपको पता चल गया कि कैसे पता चलेगा कि ये कंजंक्शन है, जोड़ रहा है, ठीक है, तो ये भी कंजंक्शन है जो कि कंडीशन बता रहा है। ही विल सक्सीड, वो सक्सीड तभी होगा ना बशर्ते कि वो कड़ी मेहनत करेगा, ही विल सक्सीड ऑन द कंडीशन, ऑन द कंडीशन, ऑन द कंडीशन मतलब इसी शर्त पे वो सक्सीड होगा जब वो मेहनत करेगा, तो प्रोवाइडेड भी यहाँ का कंजंक्शन। अब आप बोलोगे कि मैम प्रोवाइडेड तो वर्ब भी होता है, देखो मैंने लिखा आई प्रोवाइडेड हिम, एक प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध करवाना कोई भी चीज, आई प्रोवाइडेड हिम विथ द बेसिक नेसेसिटीज, मैंने उसको जो बेसिक जरूरतें थी वो प्रोवाइड करवाया, तो यहाँ का नेसेसिटीज TIES, यहाँ का प्रोवाइडेड कंजंक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ का प्रोवाइडेड कंजंक्शन नहीं है बिकॉज किसी चीज को जोड़ नहीं रहा है ना, यहाँ का प्रोवाइडेड वर्ब है, यहाँ प्रोवाइडेड का मतलब है उपलब्ध करवाना, अवेलेबल करवाना, तो यहाँ का प्रोवाइडेड इज अ वर्ब, और यहाँ कोई कंडीशन वगैरह का सेंस नहीं आ रहा है। अगर प्रोवाइड वर्ब का काम कर रहा है ना प्रोवाइडेड, तब वो कंजंक्शन की तरह काम नहीं करेगा और कंडीशन नहीं बताएगा। यहाँ प्रोवाइडेड का मतलब तो उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना, लेकिन यहाँ का प्रोवाइडेड इज अ कंजंक्शन। हाउ डिड यू गेट टू नो कि कंजंक्शन है? ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, और यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, और इन दोनों को ये जोड़ रहा है, तो प्रोवाइडेड ओवर हियर इज अ कंजंक्शन डिनोटिंग कंडीशन, बशर्ते कि आप कड़ी मेहनत करो, बट यहाँ वर्ब है, कोई कंडीशन वगैरह नहीं बता रहा। अच्छी तरह से चलो, अन्यथा, अन्यथा गिर जाओगे, लेस्ट, ये लीस्ट नहीं है, ओ माय गॉड, ये भी मत समझ लेना, ये लीस्ट एडजेक्टिव होता है। एक होता है ना लिटिल, लिटिल का मतलब है कम, लेस का मतलब है दो के बीच में कम, और लीस्ट इज सबसे कम, तो ये लीस्ट एडजेक्टिव है। और स्पेलिंग देखो, मैं यहाँ लीस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लेस्ट की बात कर रही हूँ। लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है अदरवाइज, जिसका मतलब होता है अन्यथा, कड़ी में अच्छे से चलो अन्यथा गिर जाओ, कंडीशन बता रहा है, तो लेस्ट भी कंजंक्शन है। ओके समझना तो पड़ेगा ये सारे, मेरे जितने भी 80% बच्चे हैं, आप लोग अभी अगले साल मीटअप होगा, इस बार जो बच्चे मेंस देंगे वो मीटअप के लिए आएंगे, तो उन लोगों से आप जब मैं बात करूंगी ना, उन लोग मीटअप में तो वही लोग बात करते हैं, मैं चुप रहती हूँ, उसमें 80-90% बच्चे ना हिंदी मीडियम वाले रहते, और सबको सब समझ में आता है, बस आपको यहाँ से थोड़ा दिमाग से स्ट्रांग होना है। आपको चीजें तभी समझ में आएगी ना जब आपको समझने का मन नहीं, समझने का मन हो तभी समझ में आएगा। हाँ देखो विलियम शेक्सपियर की नॉवल पढ़ो, यहाँ तो 10-20 शेक्सपियर इस बैच में बैठे हुए हैं, वो अभी चलेगा शेक्सपियर का नॉवल पढ़ने, और पता नहीं ये सब कब पढ़ेगा। आप बस मेरे क्लास में रेगुलरिटी के साथ आओगे, ओके, क्लोज टेस्ट की क्लास में, अभी नहीं, अभी तो आपकी बैच शुरुआत, आपको सब समझ में आने लगे। रेगुलरिटी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन तो जरूरत। 80% बच्चे सब हिंदी मीडियम वाले। मैम जब आप क्लोज टेस्ट पढ़ाते थे ना तो बड़ा गुस्सा आता था, शुरू में नेगेटिव में हमारे नंबर आते थे, माइनस में चला जाता था, कभी 0 आ जाता था, बड़ा अपने आप से इरिटेशन होता था, और लगता था कि वो बच्चे को कैसे, वो कैसे कर ले रहा है, अरे वो बूढ़ा बच्चा है, वो पुराना है, वो कितने बार मेरे साथ प्रैक्टिस किया हुआ है, 0 आता था। लेकिन वो सब बच्चे ना जब वो बोलने लगते हैं ना कि मैम मजा आ रहा है क्लोज टेस्ट में, मजा आ रहा है PQ और पैसेजेस में, तो
मैं समझ जाती हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि और मुझे उतना टेंशन भी नहीं होता। जिसको ज़ीरो या नेगेटिव आ रहा है ना, मैं बहुत जल्दी होपलेस नहीं होती। मुझे पता है ये आज क्लोज़ टेस्ट और वो सब में ज़ीरो ला रहा है, दुखी आ रहा है, हो रहा है, लास्ट में यही बोलेगा कि मैम मज़ा आ रहा है। लेकिन वो वही बच्चे होते हैं ना जो ज़ीरो आने के बावजूद, नेगेटिव आने के बावजूद क्विट नहीं करते, क्लास में लगातार आते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि कब उनका इम्प्रूवमेंट शुरू होने लगता है। ओके, और उसके बाद जिस दिन उनका नंबर इम्प्रूव करने लगा, उसको उनको इंटरेस्ट आ जाता है, और जिस दिन इंटरेस्ट आ जा रहा है, मेरा काम खत्म। अब देखो, कल मैं पढ़ा रही थी, कल क्लोज टेस्ट वगैरह पढ़ा रही थी। ठंड क्यों नहीं कर रही है इसी? हाँ, किया, 1 मिनट रुक। कल एक ने बोला कि मैम मैं कल टेस्ट दे रहा था, किसी मॉक टेस्ट दे रहा था, और अब मेरा मॉक टेस्ट में लेंदी वाला जो PQRS आता है ना, मेरा बनना शुरू हो गया और मेरा करेक्ट होना शुरू हुआ। बस प्रैक्टिस की वजह से, मैंने कुछ नहीं किया, प्रैक्टिस की वजह से। शुड क्यों लगा मैं बताऊंगी, रहमान, यहाँ पे शुड क्यों लगा ये सब बताऊंगी। ठीक है, तो ये सारे कंजंक्शंस है ना जो कंडीशन बताता है। लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा, वरना, अदरवाइज, कहीं ऐसा ना हो कि कड़ी मेहनत मतलब अच्छे से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाली हूँ, ये भी देख लो। आई विल हैव टू फिल द फॉर्म, मेरे को फॉर्म फिल करना होगा, अन्यथा, अदरवाइज मेरे को एग्जाम नहीं दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। अभी आप पे एक साथ बहुत प्रेशर नहीं दिया जाएगा ना, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। आपके साथ अच्छी बात है कि अभी आप लोग बिगिनर्स हो, और अभी आप 2025 का एग्जाम दो, ठीक है। और 2025 का जो एग्जाम है ना, आने वाले 4-5 महीने में होने वाले नहीं है। तो आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है। आप आराम से, सीधा आते साथ आपको पूरा भार नहीं दे दिया जाएगा ना। सबसे पहले आप ग्रामर के साथ साथ, मेरे साथ तो ग्रामर पढ़ ही रहे हो, ग्रामर के साथ साथ सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए समुद्र मंथन बैच को कंप्लीट करना। ठीक है, ग्रामर के साथ साथ समुद्र मंथन बैच कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम फिर आपको बताऊंगी फ्रेजल वर्ब्स और वो सब। अब पिछले वाले बैच में मैंने बच्चों को एकदम टारगेट दिया था कि इतने तारीख तक समुद्र मंथन खत्म कर देना है। अब इस बैच में भी मैं आपको टारगेट दूंगी, अगर ये टारगेट लेके चलोगे, और मैं तो देखने नहीं जा रही हूँ ना क्या कर रहे हो, लेकिन एक टारगेट दूंगी ना, तो फिर आप उस टारगेट तक कंप्लीट कर लोगे, तो आप देखोगे आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होगा। इधर मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ग्रामर का मेन टॉपिक्स पहले पढ़ा दूंगी, और साथ में आप अपना समुद्र मंथन कर ही रहे हो, उसके बाद आपका आसानी से क्लोज टेस्ट PQRS बनना शुरू हो जाएगा। आपको फॉर्म फिल करना होगा कल, अन्यथा नहीं तो आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अनटिल और अनलेस मैं अभी नहीं करवाऊंगी। अनटिल और, कल तो आपकी छुट्टी है, अनटिल और अनलेस को मैं आपको थर्सडे को करवाऊंगी, क्योंकि अनटिल और अनलेस की जो कहानी शुरू होगी, इसको खत्म होते होते तक आपका 20-30 मिनट लग जाएगा, और इतना आज हमारे पास टाइम नहीं है। अगर बीच में छोड़ दूंगी ना, कल छुट्टी है, परसों आओगे तो बहुत सारा चीज़ भूल के आओगे। तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, ये वाला पढ़ा दे रही हूँ, लेस्ट वाला। ठीक है, अनटिल अनलेस में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ इसमें बहुत टाइम लगेगा, और इसको मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी, बीच में रोकना नहीं। मैं आपको पहले पढ़ा दे रही हूँ, कहाँ चला गया लेस्ट वाला। ये पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अनटिल और अनलेस करेंगे। अब आपको क्या करना है, लीस्ट नहीं है, लीस्ट एडजेक्टिव होता है, ये पहले लिख लो। लीस्ट एडजेक्टिव है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, बहुत कम, और लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा, अन्यथा इज अदरवाइज। तो कहीं पे आप ऐसा लिख सकते हो, लेस्ट इज इक्वल टू अदरवाइज इज इक्वल टू एल्स। एल्स, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है।
लेस्ट का मतलब भी होता है कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो अदरवाइज फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो एल्स यू विल फेल। तो ये तीनों कंजंक्शन है, ठीक है, ये तीनों कंजंक्शन है और तीनों का मतलब होता है अन्यथा, जिसको हिंदी लिखना है वरना। कड़ी मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, कड़ी कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। वो कैब बैच इज इनफ, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उस 24 लेक्चर में ना आप खुद देखोगे। देखो अब मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए कि मेरे बैचेस ना बिना हड़बड़ाए डिटेल में 3.5 महीने में खत्म हो जाते हैं। इसका 2 कारण है। आप कहीं कहीं पे 6 मंथ्स पढ़ते हो, ओके, कहीं पे आपको 6 मंथ्स पढ़ाया जाता है, कहीं पे 8 मंथ्स पढ़ाया जाता है। और जितना ज़्यादा बैच का ड्यूरेशन लंबा खींचा जा रहा है ना, तो खुश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि बाद में ना 6-6, 8-8 महीने की बैच में आप बोरिंग हो जाती है, आपकी एनर्जी लेवल ख़त्म होने लगती है। आपको क्या वो टीचर को ढूंढना है, ठीक है, मैं अपने बारे में ही सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, बाकी टीचर्स के बारे में भी वो टीचर्स को ढूंढना है ना जो अपने बैचेस को जल्दी खत्म करवा के और जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। क्योंकि बैच खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सारा मॉक्स बनने लगेगा। पहले हम बैच खत्म करके प्रैक्टिस भरपूर करते हैं, तब जाके मॉक्स वगैरह बनने लगता है, ठीक है। मॉक्स वगैरह बन तो 3.5 महीने में मेरे बैचेस इसलिए खत्म हो जाते हैं। एक तो मैं बीच में इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करते हैं, और दूसरा कि हम लोग का वोकैब का सेपरेट बैच, हम लोग का ग्रामर का सेपरेट बैच है और प्रैक्टिस का अलग है। तो ग्रामर हम लोग का 3.5 महीने में खत्म हो जाता है। चलो अब इस पे ध्यान देते हैं। लेस्ट का ही मतलब अदरवाइज होता है और उसी का मतलब एल्स होता है, सबका मतलब सेम है, ठीक है, सबका मतलब सेम है, लेकिन हम एरर भर भर के आता है इससे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेस से कैसे कैसे एरर, क्योंकि हमें एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन वाले आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो तीनों का मतलब तो सेम ही है, लेस्ट इज इक्वल टू अदरवाइज इज इक्वल टू एल्स, एल्स का मतलब भी होता है अन्यथा। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो एक वर्ड हमने सुना है ना, somebody else did the work। तो यहाँ तो अन्यथा का सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ एल्स का मतलब है कोई और। जैसे मैंने लिखा ना somebody did the work, किसी ने काम को किया, और यहाँ किसी और ने काम को किया, किसी और ने, तो यहाँ का एल्स कंजंक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, यहाँ का एल्स कंजंक्शन वगैरह नहीं है, यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है। जहाँ एल्स कंजंक्शन का काम करेगा ना, वहाँ एल्स का मतलब होता है अन्यथा, ठीक है, ये तीनों का मतलब सेम। अब आपका लेस्ट से कहाँ कहाँ से एरर्स आता है। सबसे पहले तो याद रखो कि लेस्ट वर्ड ये एग्जाम का फेवरेट है। लेस्ट वर्ड जहां भी आ गया उसके साथ हम मॉडल वर्ब शुड लगाते हैं। लेस्ट के साथ आपको विल लगा के दे देंगे, गलत है। लेस्ट के साथ वुड लगा के दे देंगे, लेस्ट के साथ माइट लगा के दे देंगे, गलत। लेस्ट वर्ड हमेशा और हमेशा, लेस्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 ही एरर्स आता है, उसके अलावा कोई तीसरा चौथा एरर आएगा ही नहीं। सबसे पहले लेस्ट से रिलेटेड 3 एरर आता है। एक तो लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड लेता है, बट ये भी हम डिस्कस करेंगे, कभी कभी लेस्ट के साथ शुड नहीं भी आता है, लेकिन बाकी कुछ भी यूज नहीं होगा, आएगा तो शुड वरना कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल दूंगी मैं। एक तो लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड लेगा। दूसरा, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। अगर मैं बोलूँ ना कि ये वर्ड नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है लेस्ट वर्ड के साथ नॉट वर्ड का यूज मत करना, क्योंकि लेस्ट तो अपने आप में नेगेटिव। और तीसरा, लेस्ट से रिलेटेड टेंस का भी एरर आता है। लेस्ट वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते। ओके, ये लिख लो, ये लिख लो। लेस्ट से रिलेटेड एग्जाम में 3 एरर आता है। एक तो लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड लेगा, लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है। ओके, लेस्ट इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, तो लेस्ट के साथ नॉट मत लगा। तीनों पहले लिख लो, उसके बाद बताती। प्रैक्टिस से ही एग्जाम क्लियर होता है, खास करके 1 डे एग्जाम, एमसीक्यू वाले एग्जाम से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
ओके, ये लिख लिया। अब देखो कैसे कैसे एरर्स आए। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में फेल हो जाओगे। इन्होंने क्या किया है, लेस्ट वर्ड के साथ, जैसे मॉडल वर्ब्स तो मैं आपको वर्ब में पढ़ाऊंगी, मॉडल वर्ब्स में विल, शैल, माइट और वो सब होता है, लेकिन लेस्ट वर्ड के साथ हमेशा क्या आता है, माइट नहीं आता, लेस्ट वर्ड के साथ शुड आता है, शुड। तो यहाँ पे गलती इसकी थी, लेकिन नीचे वाले में देखो, शुड तो इन्होंने सही लगाया, लेस्ट वर्ड के साथ शुड आता ही है, बट लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है तो नॉट मत लगाना। कभी कभी नॉट वाला एरर दे देते हैं, कभी कभी गलत मॉडल लगा देते हैं, ये एरर दे देते हैं। थोड़ा सा और बताना है। प्रेपोजिशन नहीं होगा ना नागेश्री, नागश्री, बिकॉज ऑफ हेवी रेन, ठीक है, बिकॉज ऑफ हेवी रेन, तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन चाहिए था ना, बिकॉज ऑफ हेवी रेन द मैच वॉज कैंसिल्ड। तो यहाँ पे रेन नाउन है और नाउन के साथ हमें प्रेपोजिशन चाहिए था, बिकॉज कहाँ से लगा देंगे, बिकॉज हेवी रेन। नो, अगर सेंटेंस वुड हैव बीन in this format, because it rained heavily, then we will use conjunction, because subject verb makes a clause and with clause we need a conjunction. लिख लिया है, नेक्स्ट वाला। अब बच्चे तो रट के चले जाते हैं कि मैम जहां भी लेस्ट आ गया ना, उसके साथ तो शुड लगाना ही लगाना है, और लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं लगाना, शुड लगाना ही लगाना है। लेकिन कभी कभी लेस्ट वर्ड के साथ शुड नहीं लगता है, हम बगैर शुड का भी लेस्ट वर्ड को यूज कर देते हैं, लेकिन दूसरा कोई मॉडल नहीं लगाना है, या तो कुछ भी नहीं लगाओ, या लगेगा तो शुड लगेगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये भी आपके प्रीवियस पेपर, हाँ यहाँ पे लगा था, बच्चों को कंफ्यूजन हो गया था कि मैम ये क्वेश्चन शायद गलत आ गया है, अच्छी तरह से चलो वरना गिर जाओगे। तो लेस्ट वर्ड अपने साथ माइट तो नहीं लेता है, शुड लेता है, शुड। तो क्वेश्चन तो गलत है, शुड तो लेता है, बट शुड अपने आप में क्या है, मतलब शुड तो लेता है मॉडल ये लेस्ट, लेकिन लेस्ट नेगेटिव भी तो है, इसके साथ नॉट भी तो नहीं लगना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओके, अब जस्ट सी क्या होगा, लेस्ट वर्ड हमेशा फेल पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है, तो लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ प्रेजेंट टेंस लेता है। किसी को एडवाइस दे रहे हैं अच्छे से चलो वरना गिर जाओगे, फॉल। तो कभी कभी लेस्ट वर्ड के साथ शुड नहीं भी लगता है। अगर मैंने ऐसा लिखा वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल, अच्छे से चलो वरना गिर जाओगे अदरवाइज, और वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू, अरे सॉरी, लेस्ट यू शुड फॉल। अनटिल और अनलेस वाला हम लोग थर्सडे को करेंगे। और फिर मैंने लिखा वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू माइट फॉल। सेंटेंस देखो अच्छी तरह चलो वरना गिर जाओगे, थर्ड वाला सेंटेंस रॉन्ग है, लेस्ट वर्ड के साथ माइट लगेगा, लेस्ट वर्ड के साथ जब भी लगेगा तो शुड ही, वरना कुछ भी नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि लेस्ट वर्ड के साथ शुड लगाना है, बिल्कुल बोला है, शुड ही लगाना है, लेकिन यहाँ पे शुड नहीं लगा है, लेकिन ये भी सही है। तो लेस्ट वर्ड हम बगैर शुड का भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर शुड नहीं लगा है, कोई दूसरा लगा है तो वो गलत, या तो कुछ भी मत लगाओ या लगाओ तो शुड लगाओ। तो लेस्ट वर्ड कभी कभी बगैर शुड का भी आ जाता है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर देखा है शुड की जगह कोई दूसरा मॉडल लगा दे। ठीक है, तो यहीं तक रखती हूँ, अब आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद क्लास है ना यूट्यूब पे। किसका क्लास है आज? एंटोनिम्स का क्लास है, एमटीएस का। तो यूट्यूब क्लास के बाद फिर 1 बजे क्लास है। ओके, यहीं तक रहने देते हैं, कल आपकी छुट्टी रहेगी। देखो कुछ छुट्टियां जो फेस्टिवल्स की छुट्टी होती है ना, हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। ओके, फेस्टिवल वाली की चलो, लेकिन कुछ ऐसी छुट्टी होती है जिसको हमें ऑफिशियली छुट्टी रखना चाहिए। ओके जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और वो सब ने कहा है 15 अगस्त, वैसे तो मुझे छुट्टी से ज़्यादा पढ़ाने में ही मज़ा आता है, लेकिन हमारे जितने भी स्टाफ वगैरह है, एवरीवन साल की 3 छुट्टी तो वो सब वेट करके ही रखते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो दिस विल बी हाईली
अनऑफिशियल ऑन माय पार्ट, तो एक छुट्टी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे होनी चाहिए। ओके, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है आपकी। ओके, परसों मिलेंगे अनटिल और अनलेस से स्टार्ट करूं। तब तक वोकैब करो अपना, वोकैब बैठ के करिए। चलो एंड करती हूँ।